तो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज फिर से जो है संगम वंश के बाद जो सुलू वंश और तुलु वंश था, ये सब इसके बारे में बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने संगम वंश पढ़ाया था विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। ये जो संगम वंश है उसका जो सबसे प्रतापी शासक था देवराय सेकेंड, यानी कि देवराय द्वितीय। उसने कलिंग के समय जब युद्ध किया था तो उसको एक जो है उपाधि दी गई थी, ये मैं बताना आपको भूल गया था पिछले वीडियो में। तो उस उपाधि को जो है बोला जाता है जग बेटकर, गज बेटकर। तो गज बेटकर उसका मेन उपाधि लिया था, लेकिन कई कई किताबों में जग बेटकर के नाम से भी लिखा गया है। तो याद रखेंगे किसने, संगम वंश का जो शासक था देवराय सेकेंड, देवराय सेकेंड। इसने कौन सी उपाधि ली थी, जग बेटकर या फिर गज बेटकर। गज बेटकर का मतलब है हाथियों का शिकारी। तो ये इसकी उपाधि थी उस समय। अब हम लोग को देखना है संगम वंश के बाद जो दूसरा वंश आया था वो जो है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। हमने आपको पहले भी बता चुका है कि सालूब वंश था। कौन सी डायनेस्टी थी, सालूब डायनेस्टी। तो सालूब वंश बहुत ही कम समय के लिए था। सालूब वंश 1485 से लेकर 1505 तक। तो ये बहुत ही कम 20 वर्षों के लिए जो है जो वंश था सालू वंश। क्रम याद रखेंगे, क्रम अक्सर पूछ लिया जाता है कि इनका क्रम क्या है। तो क्रम को आपको ध्यान में रखना है। पहले संगम वंश था, बाद में सालू वंश आया है। 1485 से 1505 तक इसकी बस कार्यकाल याद रखें इस वंश का। और कोई इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। इसके जो संस्थापक थे, क्योंकि ये इन सालू वंश के जो शासक थे इनका काल जो था बहुत उथल पुथल भरा रहा था। यानी कि इस समय बहुत ज्यादा विद्रोह होते थे, लोगों ने मान्यता नहीं दी थी इनको। तो इसमें मुख्य रूप से दो ही राजा हुए थे और वही एक संस्थापक, एक अंतिम राजा। तो इसके संस्थापक जो थे यानी फाउंडर वो थे वीर नरसिंह। वीर नरसिंह, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे, वीर नरसिंह, ठीक है। और इसके बाद जो है बात करेंगे तो इसके लास्ट शासक जो है, एक मिनट रॉन्ग हो रहा है कुछ, वीर नरसिंह अगले वाले के हैं, तुलू वाले के हैं, नरसिंह केवल हैं इसके। बहुत कंफ्यूजन होती है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके संस्थापक नरसिंह सालूब, इनके नाम में ही है नरसिंह सालूब, ये इसके संस्थापक थे। इनसे मेन सवाल ये पूछा जाता है कि इनका एक सेनापति था, उसका नाम था नरसा नायक। नरसा नायक, तो ये किसका सेनापति था, तो ये सालूब वंश के जो संस्थापक थे नरसिंह सालूब, उनका सेनापति था। इसका जो बेटा होता है इमादी नरसिंह नाम होता है इसका। ये लास्ट शासक होता है, ये लास्ट शासक होता है। तो सालू वंश से दो ही राजा हुए थे, एक संस्थापक था और बाद में वाला अंतिम बच गया इमादी नरसिंह। नरसिंह सालू इसके संस्थापक थे। इसके बाद की जो वंश आती है वो है तुलुग वंश। तो तुलुग वंश से आपको जो ध्यान रखना है वो पहला नंबर तो यही कि जो तुलुग वंश है, तुलुग वंश किसके बाद आया है, तो सालू वंश के बाद आया है। अक्सर लोग मैचिंग वाले में जब क्वेश्चन आती है तो गड़बड़ कर देते हैं, सालू को तुलू के साथ और तुलू को सालू के जगह पे रिप्लेस कर देते हैं। ऐसे याद रखिएगा, सालू का स्टार्ट एस से होगा और तुलू का टी से, तो पहले एस आएगा। इसके अकॉर्डिंग सालू वंश पहले आएगी, ठीक है। तो अगला जो वंश है तुलुग वंश, तुलुग डायनेस्टी 1505 से लेके कब तक, तो 1565 तक ही माना जाता है। वैसे 70 तक भी बहुत लोग कहते हैं। तो तुलुग वंश से आपको जो याद रखना है वो सबसे इम्पोर्टेंट। पहले तो हम जो है चलिए, चूंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये फैक्चुअल डाटा केवल पढ़ रहे हैं, ना कि कोई एक ब्रीफ इंट्रो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फैक्चुअल डाटा के अंतर्गत केवल हम लोग उन्हीं बातों को ध्यान रख रहे हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। केवल उन्हीं चीजों को हम लोग पढ़ रहे हैं और इससे एक्स्ट्रा कुछ भी चीज नहीं पढ़ रहे हैं। तो तुलुग वंश में जो है हम लोग सबसे पहले संस्थापक देखेंगे। तो इसके संस्थापक अभी मैंने बताया था वीर नरसिंह, जो गलती से लिख दिया था मैं उसमें, वीर नरसिंह,
ठीक है, या तुलुव नरसा नायक भी बोला जाता है इसे, तुलुव नरसा नायक, ये इसके संस्थापक हैं, यानी कि फाउंडर। और इसका जो अंतिम शासक है, लास्ट शासक, तो अंतिम जो है उसका नाम है सदाशिव, सदाशिव, ये याद रखेंगे। अब इसके जो है मुख्य शासकों के बारे में बात करें, जो ये सवाल उनसे आते हैं एग्जाम में, तो इसके जो आगे जो शासक बनेंगे, संस्थापक तो वीर नरसिंह थे, 4 साल तक रहे थे। उसके बाद 1509 में जो आया, 1509 में एक शासक था जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कृष्णदेव राय फर्स्ट। हम लोग विजयनगर में देखे थे, देव राय फर्स्ट थे, और इसमें तुलुव वंश में कौन सा है, विजयनगर के जो संगम वंश था उसमें देव राय फर्स्ट हुआ करते थे, और यहाँ तुलुव वंश का जो है वो कृष्णदेव राय प्रथम। कार्यकाल इनसे पहला तो यही सवाल पूछ लिया जाता है, इनका कार्यकाल यानी टाइम पीरियड क्या थी, तो 1509 से लेके 1529, 1509 to 1529, इतना इनका कार्यकाल था, 20 वर्षों का। इस वंश से, या फिर ये कहते हैं हम कि विजयनगर साम्राज्य से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन्हीं से पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसके बातों को, मेरी बातों को और इस पॉइंट को जो है ध्यान से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो कृष्णदेवराय से जो है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे पहले इसको उपाधि क्या दी गई थी, तो इसने उपाधि जो मिला है इसको, तो इसकी विद्वता के कारण 2 उपाधियां मिली है। आंध्र पितामह भी इसको कहते हैं, आंध्र पितामह, जो कि इसके विद्वता के कारण मिला है, और आंध्र भोज, और दूसरा जन कल्याण के लिए इसको अभिनव भोज की भी उपाधि मिली है, अभिनव भोज। तो ध्यान रखेंगे 2 चीजें, ये उपाधि से सवाल बनते हैं। इसके बाद यह साहित्य में स्वयं बहुत अच्छा रुचि लेता था, और साहित्य में रुचि लेने के साथ साथ इसके जो काल में थे, तेलुगु के 8 बहुत बड़े बड़े जो है कवि इसके दरबार में रहते थे, जिसको अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता है। तो अष्ट दिग्गज जो है वो पूछा जाता है क्या है, तो एक ये कृष्णदेव राय जो है इसके दरबार में 8 तेलुगु कवियों के एक समूह को अष्ट दिग्गज कहा जाता है। चलिए लिख देता हूँ, फैक्चुअल डेटा है, समझाने लायक कुछ है नहीं, याद करना है बस। तो ये स्वयं रुचि लेता था किसमें, साहित्य में, तो रुचि लेता था, तो 1-2 किताबें भी इसने लिखी है, जैसे संस्कृत भाषा में किताब लिखा है, संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम, जाम्बवती कल्याणम। और दूसरा जो किताब लिखा है इसने तेलुगु भाषा में, ये कई बार पूछी गई है सवालों, तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्याद, अमुक्त माल्याद, ठीक है। तो संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम और तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्याद किताब लिखी है। और क्योंकि इसके समय में तेलुगु के जो थे कितने कवि थे, 8 दिग्गज कवि, किसके, तेलुगु के थे, ठीक है। इनको क्या कहा जाता था, अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज। इन तेलुगु कवियों के समूह को अष्ट दिग्गज कहा जाता था, जिसमें 1-2 मुख्य रूप से याद रखिए, जैसे तेनालीराम जो थे, तेनालीराम अक्सर पूछा जाता है कि तेनालीराम किसके दरबार में, दरबारी कवि थे, तो कृष्णदेवराय के दरबार में थे और अष्ट दिग्गज में शामिल थे। और कृष्णदेवराय का दरबारी जो कवि मुख्य रूप से था, दरबारी कवि, वो था पेदन्ना, अलसानी पेदन्ना, अलसानी पेदन्ना, पेदन्ना, ध्यान रखेंगे, पेदन्ना इनके दरबारी कवि थे, और तेनालीराम भी इनसे इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कृष्णदेवराय से 1-2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। इसने कर्नाटक में नागलपुर नामक एक शहर बसाया था, जो कि इस समय आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में जो है, नागलपुर शहर जो बसाया है, हाँ, नागलपुर शहर इसने जो है
ये मेरे समझ से आंध्रा में पड़ता है, एक बार देख लीजिएगा, मुझे श्योर नहीं है, ठीक है, क्योंकि गलत बताने से कोई फायदा नहीं है। नागलपुर मेरे हिसाब से आंध्रा में पड़ता है, अगले वीडियो में हम क्लियर कर देंगे, देखेंगे तो आगे चलते हैं। इसने जो 2 मंदिर भी बनवाई थी, हजारा टेम्पल और विट्ठल स्वामी, दोनों कर्नाटक में है ये मंदिर। इसका निर्माण इसने करवाया था, कृष्णदेवराय ने। इसके जो है काल को हमने यहाँ बताया, तेलुगु साहित्यकार क्लासिक युग भी कहा जाता है, यानी स्वर्ण युग। कृष्णदेवराय से याद रखेगा, इसका जो अपना जो धर्म था वो वैष्णव धर्म को ये मानता था, लेकिन यानी कि भागवत धर्म इसका जो है मानना था, ये विष्णु की पूजा करता था, लेकिन इसके राज्य में कोई किसी भी भगवान की पूजा कर सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। दूसरा जो है, इसके बाद अगर हम बात करें तो कृष्णदेवराय से 2 डाटा और इम्पोर्टेंट बनती है, जैसे कि बाबरनामा में इसका जिक्र मिलता है, बाबरनामा में इसका जिक्र मिलता है। बाबर ने अपनी किताब जो लिखी है बाबरनामा, उसमें कृष्णदेवराय को महान शासकों में बताया है, ठीक है। और दूसरा जो है, इसका पुर्तगालियों से अच्छा संबंध था। इसके दरबार में डोमिंगो पायस और फादर लुई आए थे। डोमिंगो पायस पुर्तगाली यात्री, ध्यान रखेंगे किसके दरबार में आया था, तो याद रखिएगा कृष्णदेवराय प्रथम के, और फादर लुई भी इसी के दरबार में आए थे। दूसरी बात, इसके दरबार में जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भी आया था, कोठी के लिए जगह मांगने के लिए, लेकिन चूंकि ये अरब वासियों के जो है दबाव में आ गए, अरब निवासियों से, अरबों ने बोला था कि हम घोड़ा नहीं भेजेंगे अगर तुम उसको जमीन दोगे तो अल्मीडा ने फिर यहाँ पे आया तो था, लेकिन इसको जो है कृष्णदेवराय ने जमीन नहीं दी थी। तभी जो है जाके अल्मीडा क्या करता है, 1510 में गोवा पे आक्रमण करता है और बीजापुर से जो है गोवा छीन लेता है। ध्यान रखेंगे, समझाने वाली पॉइंट बाद में पढ़ा देंगे कभी। तो ये सब इतनी फैक्चुअल डेटा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। उपाधि इसने क्या ली थी, आंध्र पितामह की या आंध्र भोज की, अभिनव भोज भी इसका उपाधि था। इसके दरबार में 8 तेलुगु साहित्य के जो है महान कवि रहते थे, जिनको अष्टदिग्गज कहा गया। उनमें प्रमुख रूप से जो थे पेदन्ना, तेनालीराम, आत्माराम पांडुरंग, ये सब थे, ठीक है। इसके 2 किताब जो पूछे जाते हैं, अमुक्तमाल्यात जो कि तेलुगु में लिखी गई थी, और जाम्बवती कल्याणम जो कि संस्कृत में लिखा गया था। इनका जिक्र जो मिलता है बाबरनामा में मिलता है। वैष्णव धर्म इनका जो है अपना राजकीय धर्म हुआ करता था। और हजारा विट्ठल स्वामी मंदिर इसने बनवाया था, और नागलापुर शहर भी इसी ने बसाया था। तो मुख्य रूप से जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि देवराय से आपको ध्यान रखने थे। अब इसके बाद एक और शासक है अच्युत देवराय, इसी के बाद जो है आता है अच्युत देवराय। उससे आपको एक चीज याद रखनी है, यहीं पे लिख दे रहे हैं, अच्युत देवराय। यहां से आपको ध्यान रखनी है, इनके दरबार में पुर्तगाली यात्री नूनीज जो है पुर्तगाली यात्री इनके दरबार में आया था। बस यही यहाँ से इम्पोर्टेंट है और यही आपको ध्यान भी रखनी है। अब हम लोग आगे बात करेंगे इस वंश की समाप्ति कैसे हुई, ठीक है। इस वंश की समाप्ति कैसे हुई, और यह वंश यानी कि जो विजयनगर की ही एक तरह से कर दीजिए समाप्ति कैसे हुई। तो चलिए अच्छा इरेज करें पहले तो देखिए इस वंश का जो अंतिम शासक था सदाशिव। तो सदाशिव के समय बहमनियों ने जो था लगातार बहमनी साम्राज्य का विजयनगर साम्राज्य से लगातार जो है युद्ध होता रहता था। ऐसे में बहमनी जो है एक हो गए लास्ट में चल के, और बहमनी जो साम्राज्य थे, बहमनियों के अंतर्गत 5 टोटल राज्य हुआ करते थे जिनके अलग अलग राजा राज करते थे। तो वो जो है एक गुट बनाए और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की खात्मा के लिए एक हो गए वो सब, ठीक है। तब जाके जो है ये विजयनगर साम्राज्य का जो है पूरी तरह से तहस नहस कह सकते हैं हो गया। तो शिवराव नहीं भाई, सदाशिव इनके जो शासक थे। इस समय बहमनी जो साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य,
इसके जो है 5 जो राज्य हो आते थे उनमें से 4 ने गुट बना लिया। 5 राज्य कौन कौन से होते थे एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूं। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। तो इन शुरुआत के चारों ने अपना जो है एक गुट बनाया और सदाशिवराव से भिड़ने के लिए तैयार हो गए। तो इधर एक गांव पड़ती थी जिधर सदाशिवराव की सेना आके जो है खड़ी हुई, उस गांव का नाम था राक्षसी, कर्नाटक में ही है। और इधर से एक गांव पड़ती थी जिसका नाम था तगंडी। तो इस युद्ध को राक्षसी तगंडी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये लड़ी गई थी 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा, यानी तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा, या फिर इसको और किस नाम से जाना जाता है, राक्षसी तगंडी का युद्ध, या इसे बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। बन्नी हट्टी का युद्ध। तो इतने नामों से इनको जाना जाता है। यही ऐसा युद्ध है जिसमें विजयनगर साम्राज्य क्या हुआ, पतन हो गया उसका। विजयनगर यहाँ हार गया। और इसमें याद रखिएगा ये विजयनगर बनाम बहमनी साम्राज्य के बीच लड़ा गया था, जिसमें से बहमनियों में बरार जो है नहीं था, बरार फरार हो गया था। ऐसे याद रख लीजिएगा, बरार फरार हो गया, यानी बरार उसमें नहीं शामिल था। बाकी जो है 4 राज्य इसमें शामिल थे बहमनियों में। तो पूछा जाता है कि तालीकोटा के युद्ध में बहमनी की ओर से कौन जो है राज्य नहीं लड़ रहा था, तो बरार जो है फरार हो गया था, यानी बरार नहीं लड़ रहा था। तो ये जो तालीकोटा युद्ध हुई थी, इससे जो है इस तुलु वंश की पूरी समाप्ति हो गई। तुलु वंश कर लीजिए या फिर जो डायरेक्ट विजयनगर साम्राज्य ही कर लीजिए, पूरी तरह से इनका जो है अस्तित्व ही समाप्त हो गया। कहा जाता है कि 4 से 5 साल तक जो है हम्पी में मतलब एक भिखारी तक भी नहीं दिखते थे, ऐसा जो है इतिहासकार लिखते हैं। इतनी तगड़ी जो है ये युद्ध हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे करके किसी भी तरह चलता रहा ये सब चीज। इनके जो है जो बचे हुए थे सेनापति लोग, वो अपना एक शहर बसाने की सोच रहे थे, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। लास्ट में देखेंगे तो एक फिर से अराविडु वंश यहाँ पे फूलता है, लेकिन उसकी जो राजधानी थी वो चेंज हो गई, क्योंकि अराविडु वंश जो था अब वो हम्पी को पूरी तरह से लूट के बहमनियों ने बर्बाद कर दिया था। तो अराविडु वंश जब आती है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत, तो वो अपनी राजधानी भी अलग बनाती है। तो लास्ट जो हमको डायनेस्टी पढ़नी है अराविडु वंश पढ़ना है, जिसका जो है लास्ट है चौथा, विजयनगर साम्राज्य में चौथा वंश है। इसके बाद तो अंग्रेजी आ जाते हैं। तो 1570 से कह सकते हैं 1646 तक, 1646 तक। अच्छा, अराविडु वंश में बस आपको ध्यान रखना है, तिरुमल ने इसकी स्थापना की थी, तिरुमल ने स्थापना किया, ठीक। और इसी के समय जो है 1612 में, मतलब इसके समय नहीं, इसी वंश के अगले शासक जो है वेंकट द्वितीय ने मैसूर शहर को बसाया, मैसूर शहर की बसाया और यहाँ पे अपना राजधानी भी बनाया, ठीक है। तो तिरुमल ने इसका स्थापना किया था और अपनी राजधानी पेनुगोंडा बनाया था, कर्नाटक में ही पड़ता है। पेनुगोंडा को अपनी राजधानी बनाई थी, याद रखिएगा। अब इसके जो अंतिम शासक हैं वो श्रीरंगा तृतीय हैं। कोई मतलब नहीं अंतिम शासक से, कभी पूछा ही नहीं जाता है। तो अराविडु वंश ऐसे जो है हम लोग फिर से एक बार रिविजाइज कर लेते हैं। पहला जो वंश था संगम वंश, दूसरा सालू वंश, तीसरा तुलु वंश और चौथा अराविडु वंश। तो इन 4 वंश से मुख्य जो क्वेश्चन आते हैं वो यही है। इतना पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि जो बेसिकली जो क्वेश्चन रिपीट करते हैं वो आपको जो है यहाँ से पूरा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, मिलेंगे अगले क्लास में।